नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप को लेकर फैली दहशत पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तृत बयान दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इससे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। नया वायरस तेजी के साथ फैल जरूर रहा है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। अभी तक जो गाइडलाइन बनी है, इंटरनेशनली बनी है और जनरल बिलीफ है, उसमें बच्चों को ये वैक्सीन देने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। और वैसे भी वैक्सीन्स जो हैं वो ज़्यादातर 18 साल की उम्र के बाद के ही उनकी टेस्टिंग हुई है। धीरे धीरे उसके नीचे थोड़ा ग्रुप इंक्लूड बाकी वैक्सीन की रिसर्च करेगी। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो रीज़न टू कंसिडर वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। इस म्यूटेशन की वजह से जो हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी बात है, जहां तक अभी तक समझ आ रही है वैज्ञानिकों को, कि इस म्यूटेशन होने के बावजूद जो भी वैक्सीन अभी डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं और जो बाहर जो विकसित हुए हैं, जितने भी हुए हैं लगभग, उनको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि क्या इस म्यूटेशन से उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, दो महत्वपूर्ण जानकारियां। पहली बात तो उन्होंने कही कि बच्चों को फिलहाल ये वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है। दूसरी राहत की खबर लोगों के लिए ये कि जो म्यूटेशन हुआ है ब्रिटेन में, जो सामने आया है, उसके कारण जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों खबरें आई हैं। पहली खबर पर चर्चा करते हैं कि जो माँ बाप हैं, जो चिंतित हैं कि अभी बच्चों को वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, वो इस खबर को कैसे लेंगे कि बच्चों को वैक्सीन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर माँ बाप जो हैं वो इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, क्योंकि उनका पूरा साल जो है बच्चों का, ये 2020 और 21 का, ये पूरा खराब ही हो गया है। 2-3 महीने बचे हैं, वो बस पेपर दिए जाएंगे, सारा साल खराब हो चुका है। तो सब इस उम्मीद में है कि वैक्सीन आ जाए तो उसके बाद जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि एक तो ये पाया गया है कि ये जो बीमारी है ये बड़ों में ज्यादा फैल रही है और ट्रायल भी नहीं किया गया है तो 18 साल से नीचे के बच्चों पर। तो ऐसे में उनको वैक्सीन कैसे दी जा सकती है? असल में थोड़ा सा हम और इसमें डिटेल में जाएं तो सितंबर में केंद्र सरकार ने संसद में इस पे जवाब दिया था और ये बताया था कि WHO ये कहता है कि अभी तक इस बीमारी का बच्चों पे कैसा प्रभाव है, इसको ठीक से स्टडी नहीं किया जा सका है। लेकिन अभी तक जो देखा गया है वो ये है कि बच्चे जो हैं इस बीमारी के प्रति कम संवेदनशील हैं, यानी कि वो इससे कम संक्रमित हो रहे हैं। जो सितंबर में जवाब दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि वर्ल्ड वाइड और इंडिया में जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि टोटल जो संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित लोग हुए हैं, उनमें से 8% ही 0 से 17 साल के बच्चे हैं। तो ये एक कारण है जिसके कारण केंद्र सरकार इस बारे में शायद नहीं सोच रही है। लेकिन इसके विरोध में एक तर्क ये जाता है कि भले ही सरकार ये कह रही हो और ये तर्क चल रहा हो कि बच्चे कम संक्रमित होते हैं, और हमने देखा भी है बच्चे इतने संक्रमित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका एक तर्क ये है कि बच्चे शायद इसलिए भी संक्रमित नहीं हो रहे हों कि ज्यादातर स्कूल तो बंद ही हैं। कुछ एक थोड़े बहुत स्कूल अब खुले हैं, लेकिन वहां पे भी कहीं मामले आ जाते हैं तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो कहीं ये कारण तो नहीं है बच्चों के कम संक्रमित होने का। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा आने वाले दिनों में चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार की योजना अभी जो है वो प्रायोरिटी ग्रुप के लिए 30 करोड़ लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है और उसमें फिलहाल बच्चे शामिल नहीं हैं। जी, शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर इस सरकार के इस फैसले का क्या मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद। अब हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली से लगी सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 26वें दिन जारी है। आज किसानों ने फिर बैठक की। उन्होंने तय किया कि आंदोलन को आने वाले वक्त में ज्यादा तेज किया जाएगा। 26 दिसंबर को शहीद दिवस मनाने का भी फैसला किया गया है। आज की बैठक में सरकार की चिट्ठी पर भी बात हुई, जिसमें किसानों को दोबारा बातचीत का न्योता भेजा गया है। प्रदर्शनकारी किसान वार्ता के आमंत्रण पर कल निर्णय करेंगे। आने वाले दिनों में चमकौर साहब और फतेहगढ़ साहब का, बड़े साहबजादों का और छोटे साहबजादों का शहीदी दिहाड़ा है। जे हम दोनों
सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर बड़े कबीशर, ढाडी जथे, कथावाचक और सिख चिंतक बुला के इत्थे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25-26 ਨੂੰ हरियाणा के लोग टोल फ्री करेंगे। हमारे भारत की सरकार ने 26 जनवरी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बुला रखा है। उसके बारे में हम इंग्लैंड के एमपी को लिख रहे हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश करें। किसान संगठनों ने यह भी फैसला भी किया है कि वो बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे। इसका सीधा असर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर दिखा, जहां अंबाला में किसानों के तीखे विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। वो नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उनका काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। किसानों के भारी विरोध के बीच उन्हें वापस आना पड़ा। इस दौरान पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की भी हुई। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जिसके शताब्दी वर्ष समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने एएमयू को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इसकी दीवारों में देश का इतिहास है। उन्होंने कहा कि यहां मिनी इंडिया नजर आता है। उन्होंने कहा कि पिछली सदी में आपसी मतभेदों में काफी समय बर्बाद हो चुका है। अब समय नहीं गंवाना है, सभी को मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के विजन की जब बात होती है तो कुछ तत्व नई चीजों से परेशान भी होते हैं। वो नकारात्मक बात भी करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में राष्ट्र निर्माण होगा तो अच्छा होगा। राजनीति इंतजार कर सकती है, लेकिन विकास इंतजार नहीं करता। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर मतभेद को किनारे रख जब युवा आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे हम मिलकर हासिल ना कर सकें। विभागों की बिल्डिंग्स को खूबसूरती से सजाया गया है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। जम्मू कश्मीर के पहले जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाले गुपकार गठबंधन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुपकार गठबंधन का सीधा मुकाबला बीजेपी से था। पिछले साल जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद राज्य में यह पहला चुनाव था। डीडीसी की 280 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में 2100 उम्मीदवार मैदान में थे। और नतीजों पर नजर डालें तो कुछ इस तरह के नतीजे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 255 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। इसमें गुपकार गठबंधन को 108, बीजेपी को 60, कांग्रेस 22, अपनी पार्टी को 10 और अन्य को 55 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अगर क्षेत्रवार नतीजों की बात करें तो जम्मू में बीजेपी 57 और गुपकार को 37, जबकि कश्मीर में गुपकार को 71 और बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, इन परिणामों का क्या मतलब है, क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार राज्य में ये चुनाव हुए थे? मतलब हर एक अपनी सियासत की दायरा देख के ही निकालता है। तो हम जब देखेंगे कि एक मतलब जरूर है कि पहला इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट डाले और वोट डाल के दिया कि जो गुपकार अलायंस उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली और उनसे लग रहा है कि गुपकार अलायंस प्लस कांग्रेस जो है वो जो 20 जिले जम्मू कश्मीर में है उनमें से कम 13 में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएगी। साफ है कि अभी तक जो नतीजे आए हैं, बीजेपी 5 जिलों में बिल्कुल बढ़त उनको है और वहां वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएगी और 2 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी बना सकता है क्योंकि वहां ज्यादा आजादी उम्मीदवारों का दौर दौरा है। तो लग रहा है कि शायद सी बात जब आजाद होते तो हुकूमत की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है, उनका झुकाव होता है, तो वो भी हो सकता है। कुल मिला के जो इलेक्शन हुए काफी महत्वपूर्ण है। कौन जीते कौन हारे उससे काफी ज्यादा क्योंकि जिन हालात और परिस्थितियों में हुए, जो अपोजिशन के लीडर थे जेलों से रिहाई हो रहे थे, बंदिशें अभी थी, वो कोई कैंपेन नहीं करे। क्या उनकी कोई मजबूरी थी या मसलत थी हमें मालूम नहीं,
बोलते नहीं है। उमर अब्दुल्ला से आज हमारी बात हुई, उसने कहा कि हम ये लोगों पे ये ऐसा नहीं बताना चाहते किस तरफ वोट दो, लोग खुद डिसाइड करें, और उन्हें खुद डिसाइड किया किस तरफ उनको वोट देना है, कैंपेनिंग के बगैर। अपोजिशन की तरफ से कोई कैंपेनिंग नहीं हुई। 3 पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, 3 में से एक दिन भी बाहर नहीं निकला और कैंपेनिंग की अपने कैंडिडेट्स के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी का था, पूरी बैटरी ऑफ लीडर्स थी वहां से, जो दिल्ली से सीनियर लीडर आए थे, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स भी थे। वो उन्होंने एग्रेसिवली हर जगह गई जम्मू कश्मीर में, वो कैंपेनिंग की। कुछ नतीजे उसके ये हैं कि जम्मू के तकरीबन 5 जिलों में, जम्मू प्रोविंस में भी 10 जिले हैं, 5 जिलों में बिल्कुल बढ़त है बीजेपी की वहां। और वहां जो कश्मीर घाटी में पहली दफा जो है, क्योंकि ये पहला इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, तो यहाँ कुछ सीटें उनको मिली है, करीब 2 या 3 सीटें अभी तक उनको मिली है कश्मीर घाटी में, और श्रीनगर में जिसमें एक है। और उसके साथ ही जो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवारों का जो है एक बड़ी तादाद है, वो भी इसमें कामयाब हुई। 50 के करीब आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने बढ़त बनाई थी जो सीटों पे। लेकिन गुपकार अलायंस या पीपल्स अलायंस का ये कहना है कि वोट जो है ये 370 के हटाने के खिलाफ लोगों का वोट है, और जिस तरह लोगों ने वोट दिया, लोगों को, केंद्र सरकार को लोगों की आवाज। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है जो जिसका जिक्र आपने किया कि श्रीनगर में भी बीजेपी की जीत हुई है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। और जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ी बात यह है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा लिया, लोकतंत्र में अपना पूरा भरोसा जताया है, यह भी इस चुनाव का एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर इन परिणामों का क्या मतलब है राज्य की सियासत के लिए, राज्य के भविष्य के लिए। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।